टॉप 8 फैक्ट्स अबाउट रजब तैयब उर्दगान। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के बारे में 8 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान एक ऐसा इंसान है जिसने जीरो से हीरो बनने तक का सफर तय किया है और वो आज मॉडर्न तुर्की का एक हुक्मरान है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस जदीद सोच रखने वाले मुल्क को इस्लाम की राह यानी कि सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। तुर्की का मुल्क इनके माजी के एक हीरो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आजाद कराया था और इस आदमी ने मॉडर्नाइजेशन के जदीद ख्यालात से मुतासिर होकर इस्लामी खिलाफत को खत्म कर दिया था। इसके बाद से लेकर आज तक तुर्की दुनिया का वो वाहिद इस्लामी मुल्क रहा है जो कि यूरोप और एशिया दोनों के बीच में है और जिस पर मशरिक और मगरिब यानी कि इस्लाम और लादीनियत दोनों की छाप मौजूद है। रजब तैयब उर्दगान एक ऐसे तुर्क हुक्मरान हैं जिन्होंने जदीद दौर में मॉडर्न जिंदगी और इस्लाम दोनों को करीब से देखा है और वो जदीद तुर्की को इस्लाह की राह पर गामजन करना चाहते हैं। तुर्की में आज एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल चल रही है जिसके बीच में रजब तैयब उर्दगान मौजूद हैं। उर्दगान पिछले 20 सालों में पूरे तुर्की के सबसे कामयाब तरीन और ताकतवर तरीन सियासतदान साबित हुए हैं जिनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या तो तमाम इस्लामी ममालिक का एक सुपर हीरो कहते हैं या फिर इनको पावर ग्रैबर यानी कि ताकत का भूखा, डिक्टेटर, एक जाबिर हुक्मरान या फिर एक अथॉरिटेरियन कहते हैं जो कि अपनी तमाम तर ताकत का इस्तेमाल करके तुर्की की रियाया को दबाकर खुद को ताकतवर रखना चाहता है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्की के सबसे पावरफुल सियासतदान रजब तैयब उर्दगान की जिंदगी और उनके सियासी कैरियर के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी का आइकन क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान 26 फरवरी 1954 को तुर्की के शहर रिजे के एक खूबसूरत इलाके गुनेजो में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक गरीब मुसलमान खानदान से था जहाँ इनके वालिद एक मामूली तुर्क सिपाही थे। इन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस्तांबुल में गुजारा है। इनका बचपन और लड़कपन काफी गुर्बत और कसम पुरसी की हालत में गुजरे। इनको हर हफ्ते $1 से भी कम जेब खर्च मिला करता था जिससे वो पोस्ट कार्ड्स और पानी की बोतलें खरीद कर बेचा करते थे और अपने लिए पैसा जमा किया करते थे। वो बचपन में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना चाहते थे मगर इन्होंने अपनी तालीम सबसे पहले कसिम्बा प्याले प्राइमरी स्कूल से शुरू की, जिसके बाद इमाम हतीब स्कूल और फिर मकतबे मुल्कई और आखिर में अक्सर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंसेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मज़ामीन में डिग्री हासिल की। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान ने अपनी तालीम इमाम हतीब स्कूल से हासिल की थी। ये वो मजहबी इदारे थे जो कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खुद बताए थे जो कि मुसलमानों को खुद से इस्लाम की तरबियत करते थे। इन स्कूलों को बनाने के साथ ही हुकूमत ने वहाँ के तमाम मदरसे खत्म करके तमाम मजहबी स्कूलों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उर्दगान कहते हैं कि इन स्कूलों में पढ़ते हुए इनके साथ हमेशा से ही इम्तियाजी सलूक रखा गया था क्योंकि तुर्की हमेशा से ही एक सेक्युलर और मगरबी तर्ज का मुल्क रहा है जो कि इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक को दूर रखा करता था। ये एहसासात रजब तैयब उर्दगान के साथ पूरी जिंदगी रहे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के दिनों में इनके उस्ताद नेकमतीन अरबकान रहे जो कि तुर्की के पहले ऐसे सदर और वजीर आजम थे जो कि एक इस्लामी सोच रखते थे। ये एक ऐसा आदमी था जो कि मॉडर्न तुर्की को इस्लाम की राह पर लगाकर सैयद जमालुद्दीन अगवानी की तर्ज पर चलाना चाहता था। तैयब उर्दगान सबसे पहले अपने उस्ताद अरबकान की इस्लामी पार्टी के यूथ विंग का हिस्सा बने। इनकी इस पार्टी का नाम नेशनल सैल्वेशन था और बाद में इसका नाम वेलफेयर पार्टी रख दिया गया। इस सियासी पार्टी का मकसद मजहब और स्पिरिचुअलिटी को इस वक्त के तुर्की के लादीनी माहौल से यकजा करना और लोगों को इस्लाम के करीब लाना था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, जदीद तुर्की में लादीनियत इनके हीरो मुस्तफा कमाल अतातुर्क की मरहूने मिन्नत आई थी। इस आदमी ने आज का तुर्की मुसलमानों की अजीम सल्तनत उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के बाद कायम किया। अतातुर्क शुरू में तो बहुत ही काम का आदमी साबित हुआ जिसने मुल्क और कौम को बेहतर करने के लिए बहुत से रिफॉर्म्स लाना शुरू किए। ताहम वो बहुत ज्यादा जल्दी एंटी इस्लामिक हो गया और इसने औरतों के बुर्के और हिजाब पर पाबंदी लगा दी और तमाम मसाजिद को हुकूमती कंट्रोल में ले लिया। इसके साथ साथ इसने इस्लाम को तुर्की के आइन से भी निकाल कर मुल्क को यूरोप की तर्ज पर ढालने की कोशिश की। इसकी वजह से मुल्क की बड़ी आबादी जो कि मुसलमान थी इन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि तुर्की दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहाँ पर
तकरीबन तमाम ही लोग मुसलमान हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, साल 1994 में रजब तैयब उर्दुगान एक कामयाब सियासी कुव्वत बन चुके थे और इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेकर मेयर ऑफ इस्तांबुल यानी कि इस्तांबुल के मेयर की पोजीशन हासिल कर ली। इस दौर में इनको तुर्की का पहला इस्लामी मेयर कहा जाने लगा था। वो आम लोगों के दिलों में बहुत मकबूल हो गए थे क्योंकि वो दूसरे सियासतदानों के मुकाबले में एक काफी ज्यादा मजहबी इंसान समझे जाते थे। इन्होंने अपने मेयर बनने के बाद करप्शन में कमी और मजहबी पॉलिसियों में तब्दीली को अपना शार बना लिया और तुर्की की आवाम को ज्यादा इस्लामी बनाने की कोशिश की। इनके दौर में इन्होंने इस्तांबुल की सड़कों की सफाई और आम आवाम को साफ पानी की फराहमी को अपना नंबर 1 गोल बना लिया। वो आवाम के करीब एक मकबूल लीडर बन गए और इस दौर में न सिर्फ लोग सिटी हॉल में आकर इनसे मिल सकते थे और इनसे खुद शिकायत कर सकते थे, बल्कि इन्होंने लोगों को अपना ईमेल एड्रेस भी दे रखा था। तैयब उर्दुगान ने पहले दिन से ही ऐसे इकदामात उठाए जिनकी वजह से तुर्की का इंतहाई सेक्युलर और बेदीन किस्म का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी असूलों और कुरान और सुन्नत के बनाए हुए कवानीन पर चल सके। इनको साल 1990 की दिहाई में ही इमाम ऑफ इस्तांबुल का लकब दे दिया गया था। इन्होंने ताकत में आने के बाद एक बहुत ही बड़ी मस्जिद इस्तांबुल के बीच में बनाई और आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर से शराब पीना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सच तो यह है कि तैयब उर्दुगान के इन अमाल की बड़ी वजह यही है कि तुर्की के लोग मुसलमान थे और इनका दिल चाहता था कि इनके मुल्क में भी इस्लाम का बोलबाला हो और यूरोप के निजाम को हटाया जाए। ये तब्दीली दरअसल लोगों के दिलों में मौजूद इस्लाम की मोहब्बत की वजह से आई। क्या आप भी पाकिस्तान में ऐसी ही सचमुच इस्लाम के कानून पर बनी हुई तब्दीली देखना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, साल 1997 में रजब तैयब उर्दुगान ने इस वक्त तुर्की की आर्मी की ईंट से ईंट बजा डाली जब इन्होंने एक मजहबी इज्तिमा में एक मुसलमान लड़के की लिखी हुई नज़म पढ़कर पूरी दुनिया को सुना डाली। इसके नतीजे में इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि मुल्क का सिस्टम अभी भी ऐसे लोगों के कंट्रोल में था जिनका ज्यादा जोर मगरिब की तरफ था। इन पर यह मुकदमा भी बनाया गया कि ये लोगों को मजहबी इंतहा पसंदी पर उकसा रहे हैं। इन पर मुल्क में शर फैलाने का मुकदमा बनाकर 1 साल की सजा भी सुना दी गई, मगर वो 4 महीने खत्म होने से पहले ही बाहर आकर एक बार फिर से तुर्की की सड़कों पर धूम मचाने लगे। जेल में रहने की वजह से अब वो तुर्की के नेल्सन मंडेला बन चुके थे और जब वो बाहर निकले तो लोगों के दिलों पर और भी राज करने लगे और इसके बाद इन पर तनकीद करने वाले भी अब इन पर तालियां बजा रहे थे। जब इनको सजा सुनाई गई तो तुर्की में रहने वाले हजारों नहीं बल्कि लाखों अफराद सड़कों पर आकर इनके हक में मुजाहरे करने लगे। इस सजा में इन पर यह पाबंदी भी लगाई गई थी कि वो दोबारा मुल्क में कोई भी पब्लिक ऑफिस हासिल नहीं कर सकेंगे। जेल से रिलीज होने के बाद इन्होंने अपनी ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसके आज भी वो लीडर हैं। इसका नाम द जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रखा गया और इसको AKP पार्टी भी कहकर बुलाया जाता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जेल जाने के बाद तैयब उर्दुगान एक काफी बेहतर सियासतदान बनकर बाहर निकले। अब उन्होंने ठेठ इस्लामिक काम करने से हाथ खींच लिया था और तुर्की को दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की ठान ली। साथ ही साथ इन्होंने तुर्की को यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में भी शामिल करने की तरफ काम तेज कर दिया। साल 2002 में इनकी APK पार्टी तुर्की की पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत से जीत गई। पिछले 20 सालों की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ था कि तुर्की की एक ही पार्टी ने पूरी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली थी। इसके बाद पार्लियामेंट ने जल्द ही उर्दुगान पर बनाई गई तमाम पाबंदियां भी खत्म कर दी। मार्च 2003 में वो तुर्की के प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे। उर्दुगान की कामयाबी आज भी तुर्की में इस्लामिक डेमोक्रेसी की कामयाबी समझी जाती है। इन्होंने कामयाबी के बाद तुर्की में बहुत सी इस्लाहात लानी शुरू की जिनमें मीडिया को आजादी देना और आर्मी की ताकत को कम करना सबसे अहम समझी जाती है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, तैयब उर्दुगान आज दुनिया के कामयाब तरीन सदूर में से एक समझे जाते हैं। साल 2004 में यूरोपीय यूनियन ने इनको खुद भी ये ऑफर की थी कि वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएं और इनकी मेंबरशिप के लिए बात भी शुरू कर दें। साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन ने ये शर्त भी रख दी कि इनकी माजी की चंद सियासी इस्लाहात भी मानी जाएं। तैयब उर्दुगान की मुआशी इस्लाहात की वजह से तुर्की का GDP तेजी से बढ़ने लगा और ये छोटा सा मुसलमान मुल्क दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक गिना जाने लगा। इसके बाद 2007 में तुर्की की आर्मी ने एक बार फिर से सेक्युलरिज्म की यानी कि लादीनियत की सियासत के जरिए सर उठाना शुरू कर दिया। फौज के लीडरान ने पब्लिक के सामने कहा कि वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क का तुर्की वापस लेकर आएंगे और उर्दुगान के ख्यालात की मुखालफत करेंगे। इसके जवाब में उर्दुगान ने बाकायदा चैलेंज किया और इलेक्शन के जरिए मुकाबला करने को कहा। इस वक्त उर्दुगान को लगता था कि इनकी पार्टी जरूर जीत जाएगी। शायद आपको भी ये बात जानकर हैरत होगी कि तैयब उर्दुगान की पार्टी न सिर्फ 2007 का ये इलेक्शन जीती बल्कि
इसके बाद इन्होंने इससे अगला 2011 का इलेक्शन भी जीता और अपने तमाम मद्दे मुकाबलों को धूल चटा दी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगस्त 2014 में रजब तैयब एर्दोगान ने एक और बड़ा कदम उठाया जब इन्होंने तुर्की का सदर बन के यहाँ के वजीर आजम की ताकत भी अपनी जेब में डाल ली। इन्होंने मजहब के बलबूते पर अपनी ताकत को बढ़ाया और इन्होंने शराब और एबॉर्शन यानी के हमल को जाया करने पर खसूसी पाबंदियां लगाईं और मुल्क के तमाम स्कूलों को हुकूमत के कंट्रोल में लाकर इस्लामी मदरसों की तर्ज पर ढालना शुरू कर दिया। साल 2016 रजब तैयब एर्दोगान की जिंदगी का सबसे अहम और मुश्किल साल साबित हुआ। इनके सियासी मुखालफों ने तुर्की की फौज के एक बड़े हिस्से के साथ मिलकर एर्दोगान पर हमला करके इनको कत्ल करके इनसे हुकूमत छीनने की कोशिश की, जो कि एक नाकाम कू के तौर पर सामने आई। ये रात एक खूनी रात साबित हुई और 300 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। एर्दोगान ने आखिरकार अपनी आवाम से ही मदद मांगी और हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान इनकी मदद के लिए और अपनी डेमोक्रेसी इनकी अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सड़कों पर निकल आए। तुर्की के नौजवानों ने अपनी फौज के टैंक और फाइटर जेट्स के खिलाफ लड़ना शुरू किया और अपनी हुकूमत को बचाया, जिससे ये साबित होता है कि तुर्की में आज भी इस्लाम लोगों के दिलों में जिंदा है। रजब तैयब एर्दोगान आज 2023 में दुनिया के सबसे कामयाब और मशहूर तरीन लीडरान में से एक हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में मेहनत और कोशिश करने को अपना आशार बनाया और आहिस्ता आहिस्ता एक बोतलें बेचने वाला बच्चा इस मुल्क का सदर और वजीर आजम भी बन गया। एर्दोगान वो आदमी है जो कि साल 1990 की दिहाई से लेकर आज तक दुनिया के सबसे मॉडर्न मुसलमान मुल्क तुर्की को एक मुकम्मल इस्लामी मुल्क बनाने की तरफ लेके जा रहा है और हालात हमें बताते हैं कि इनकी आवाम और इनके नौजवान इनके शाना बशाना खड़े हैं।